नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। वक्त है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। यूपीपीसीएल ने बड़ी राहत दी है। गरीब बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बिजली कनेक्शन कटने और जुड़ने का पैसा माफ कर दिया गया है। 31 जुलाई तक माफ किया गया है पैसा। 100 रुपए में जुड़वा सकते हैं अपना कनेक्शन। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल ने गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत इसके जरिए दी है। 31 जुलाई तक माफ किया गया है बिजली कनेक्शन कटने और जुड़ने का शुल्क। 31 जुलाई तक 1 किलोवाट के उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटने या जुड़ने का शुल्क पूरी तरीके से माफ किया गया है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि 31 जुलाई तक कुल बकाये का न्यूनतम 25% बिल जमा करने के नियम को फिलहाल और आसान किया गया है। अब सिर्फ 100 रुपए देकर गरीब उपभोक्ता अपना कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। बड़ी राहत ऊर्जा मंत्री की तरफ से गरीब उपभोक्ताओं को। अगर आपका बिजली कनेक्शन कट गया है तो आप सिर्फ 100 रुपए का शुल्क देकर, अगर 25% का बकाया आपका रह गया है तो 100 रुपए का शुल्क देकर कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। बड़ी राहत यहां पर ऊर्जा विभाग की तरफ से गरीब उपभोक्ताओं को। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। गरीब बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये राहत की खबर। 31 जुलाई तक पैसा भी माफ कर दिया गया है और अब कनेक्शन लेना भी आसान हो गया है। 100 रुपए में जुड़वा सकते हैं बिजली का कनेक्शन। गरीब बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर के माफिया कुंटू सिंह की पत्नी ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में वंदना सिंह ने सरेंडर किया है। जीएनपुर कोतवाली में दर्ज था ये मामला और जालसाजी का ये मामला यहां पर दर्ज किया गया था। धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला। आजमगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया कुंटू सिंह की पत्नी ने सरेंडर कर दिया है। और वाराणसी दौरे पर पहुंचे एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश और मायावती पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश और मायावती पिछड़ों के दुश्मन हैं और ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों और दलितों का हित हो। जातिगत जनगणना पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने मांग की नहीं। उन्होंने कहा कि गलत के खिलाफ सभी विपक्ष एक साथ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। अखिलेश पर तंज कसते हुए वो सिर्फ एसी में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं, ये भी कहा ओम प्रकाश राजभर ने। कहते हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है? यही लोग दुश्मन हैं। यही दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित का हित हो। कौन? अखिलेश जी और मायावती जी क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? लेकिन अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक ये मांग तो पूरी मांग करने से होगा। जब सत्ता में थे तब नहीं याद आता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब याद आता है। डबल इंजन की सरकार उस समय थी, सपा की सरकार थी, यहाँ दिल्ली में समर्थन था, बसपा की सरकार थी, समर्थन था, तब नहीं याद आया कि जातिवार जनगणना करा दें, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कर दें, बिजली का बिल माफ कर दें गरीबों का। किसी चीज को के विषय में ये जब विपक्ष का अगर गलत हो रहा है तो ये सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के सत्ता पक्ष से बात क्यों नहीं करते कि ये गलत हो रहा है, इसको इससे सही करो। खाली आपके चैनल पर आकर के बोल देने से तो बात नहीं बनेगी। वो बैठ करके इसका निस्तारण तो करते। आज बेरोजगारी चरम पे है, बोल तो रहे हैं, फिर आप बैठ करके सभी लोग एक साथ क्यों नहीं मंथन करते? महंगाई पे आप क्यों नहीं बैठ करके मंथन करते? सभी दल के लोग, चाहे सत्ता हो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ट्विटर पे विरोध दिखाते हैं, खाली ट्विटर। घर ठंडा में एसी में बैठे रहते हैं, अब बस निकाले मोबाइल खटाखट ट्वीट कर दिए जा। अब तब आप लोग परेशान रहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी सर्किट हाउस में सीएम योगी से मुलाकात की है। खबरों को गलत बताया है, इस मुलाकात की खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओपी राजभर की ओर से कहा गया है कि सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री के साथ कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है ये खबर सरासर गलत है, ये कहा गया ओपी राजभर की ओर से। कल मुलाकात हुई आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यहाँ आए, आने के बाद पता लगा कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। भाई वो आए उनका काम है, हम आए अपना काम है।
लेकिन माना जा रहा था कि आप मुलाकात करने आए हैं, शादी के लड्डू खिलाने आए हैं। नहीं, लड्डू तो खत्म हो गया, वहीं कहाँ से ले आएंगे। आपके बेटे ने पुष्टि की थी कि आपकी मुलाकात हुई। हो सकता है, हमसे कोई बात नहीं है, उनको सूत्रों के हवाले से जैसे आप लोग चला रहे हैं खबर मिली हो, लेकिन ऐसा कुछ आपने नहीं है। कोशिश की थी मिलने की? नहीं। इधर राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा है कि जाति जनगणना का विरोध करने वाले सर्किट हाउस के एसी की बैठकों में शामिल होते हैं और राजभर को जनता 2024 में सबक जरूर सिखाए। ये सर्किट हाउस के एसी कमरों में बैठकें करने वाले ओपी राजभर जी, जाति जनगणना का विरोध करने वाले ओपी राजभर जी, पिछड़ों के आरक्षण को खाने वालों का समर्थन करने वाले ओपी राजभर जी, आज वो पिछड़े और दलितों पे प्रवचन दे रहे हैं। ओपी राजभर जी को आज जनता अस्वीकार कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर जी जैसे जितने भी चेहरे हैं उन सबको जनता बेनकाब करने का काम करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएलडी ने 2024 में कांग्रेस वाले गठबंधन में जाने की इच्छा जताई है। साथ ही एसपी से भी अपील की है कि वो इस गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि 2024 में बीजेपी के सामने अगर कोई बड़ा सियासी दल है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा सफल नहीं हो सकता है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में मोर्चा बनेगा, उस मोर्चे में सभी को रहना चाहिए। रालोद की यही मान्यता है। रालोद कोशिश करेगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और आजाद समाज पार्टी और भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। लेकिन अगर सपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जिस तरह के विधानसभा चुनाव में सिर्फ आपका साथ लिया था, तो फिर रालोद के क्या स्टैंड होगा कि कांग्रेस के साथ जाएगी, सपा के साथ? देखिए, वो वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा, बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना उचित होगा। देश के लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की जब बड़ी चुनौती हो, बड़ी लड़ाई हो, तो उसमें बड़े मोर्चे की आवश्यकता होती है। इसलिए उसके लिए पार्टी बैठ करके चिंतन करेगी और जो ज्यादा से ज्यादा देश का राजनीतिक दलों की जो सोच होगी वही राष्ट्रीय लोकदल की भी सोच होगी। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर नकली नोट छापने के गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने 50,000 की इनामी को पकड़ लिया है। एटीएस की गिरफ्त में है सुरेश रजक। आरोपी सुरेश अपने मुर्गी और बकरी फार्म की आड़ में नकली नोट छापने का धंधा किया करता था। बिहार के रास्ते बताया जा रहा है कि नकली नोट की सप्लाई भी किया करता था। अपने गैंग के जरिए देश के कई राज्यों में ये नकली नोट भेजा करता था। गिरोह के 2 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये बड़ी कामयाबी मिली है। सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। ऐसे मामलों में सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी में लव जिहाद के आरोपियों को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई भी हो रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि यूपी में लव जिहाद की साजिश करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। 2021 अप्रैल 2000 से लेकर 2023 तक के जो लव जिहाद के मामले हैं 427 दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में अब तक धर्मांतरण कानून के तहत करीब 833 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नाबालिगों के धर्मांतरण मामले को लेकर 65 मुकदमे दर्ज किए गए। यूपी में धर्मांतरण कानून लागू है, जिसके तहत जुर्माने से लेकर जेल की सजा तक का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर खासे सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले सीखचों के पीछे पहुंच रहे हैं। तमाम गैंगों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सख्ती का असर है कि उत्तर प्रदेश में 1 साल के भीतर ही 427 से ज्यादा मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले किसी भी हाल में बख्शे ना जाएं और इनको सीखचों के पीछे भेजा जाए। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
सूबे की ज्यादातर जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद होने की वजह से कई तरह की कठिनाइयां भी आती हैं। वहीं जेलों की सुरक्षा को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। लिहाजा सीएम योगी ने लखनऊ में सूबे की जेलों की ताजा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने जेलों के सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सीएम ने जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने और प्रदेश में नया प्रिजन एक्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया। वहीं नैनी सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक के मुताबिक नैनी सेंट्रल जेल परिसर में ही एक नई जिला जेल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, जो 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। उनके मुताबिक जिला जेल का संचालन शुरू होने से नैनी सेंट्रल जेल से बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को जिला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रदेश की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जेलों की समीक्षा की और समीक्षा के बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यूपी की जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जाए और इसके साथ ही साथ जो प्रिजन एक्ट है उसमें भी सुधार के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। दरअसल अभी तक जो जेलों का संचालन हो रहा है और जो प्रिजन एक्ट है वो आजादी के पहले का है, यानी अंग्रेजों के जमाने का है और उसी के आधार पर जेलों का संचालन किया जा रहा है। बात अगर हम नैनी सेंट्रल जेल की करें तो आप देख सकते हैं नैनी सेंट्रल जेल काफी पुरानी जेल है और इस जेल में भी क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। इसकी क्षमता 2060 कैदियों की है और यहाँ पर 3520 कैदी आज की तारीख में यहाँ पर बंद हैं। हालांकि सीएम के निर्देश के बाद यहाँ पर अब तैयारी शुरू हो गई है कि इसको किस तरह से जेलों की स्थिति को सुधारा जाए। हालांकि यहाँ जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं रंग बहादुर पटेल, उनका कहना है कि अभी पास में ही सामने हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर नई जेल एक बन रही है जो कि जिला जेल के नाम से जानी जाएगी, जिसकी क्षमता 2080 कैदियों की रखने की है। जब यहाँ से कैदी शिफ्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होंगी और इसके साथ ही साथ जो प्रिजन एक्ट नया लागू होगा तो कैदियों को भी अन्य सुविधाएं मिलेंगी और जो सुधार की दिशा में है एक कदम उठाया जाएगा। हालांकि अभी भी जेलों में तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो वेलनेस का हो, योगा का हो, इसके अलावा तमाम दूसरे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। उनको तमाम तरह से रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कार्यक्रमों में भी और तेजी लाई जाएगी और जो कैदी बंद हैं जेलों में उनकी स्थिति में सुधार होगा और ये माना जा रहा है कि जो नया प्रिजन एक्ट आएगा वो निश्चित तौर पर कैदियों के जीवन में भी बदलाव लाएगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस से बड़ी खबर, पानी की टंकी पर चढ़े गौ सेवक, डॉक्टर की मनमानी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। गौशाला में बनी पानी की टंकी पर गौ सेवक चढ़ गए और गौशाला में गायों की बिगड़ती तबीयत के बाद इलाज न किए जाने से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़कर गुस्सा जाहिर किया। गौ सेवक डॉक्टर को सस्पेंड करने और गौशाला में गौवंशों के सही उपचार की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर पानी की टंकी से कूदने की धमकी भी दे रहे हैं। गौसेवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना जब प्रशासन को मिली तो मौके पर अधिकारी पहुंचे और ये मामला हम आपको बता रहे हैं सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड स्थित गौशाला का। और गाजियाबाद से एक बड़ी खबर है। गेमिंग एप्लीकेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। जेल में बद्दो नहीं पढ़ता है 5 वक्त की नमाज। जेल प्रशासन के सूत्रों के हवाले से खबर आई है। छात्रों को 5 वक्त की नमाज की हिदायत देने वाला बद्दो खुद भी नहीं पढ़ता है जेल में 5 वक्त की नमाज। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए धर्मांतरण के लिए बच्चों को उकसाने वाले बद्दो के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है कि बद्दो खुद भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है जेल के भीतर। जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक बच्चों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हिदायत देने वाला बद्दो 5 वक्त की नमाज जेल के भीतर नहीं पढ़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, कौशाम्बी से यमुना में डूबे 3 युवकों की मौत हो गई है। 3 ये लड़के थे जिनकी मौत हो गई है। नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। हादसे के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। पिपरी थाना क्षेत्र के सेहुंडा गांव का ये मामला हम आपको बता रखे हैं, जहां पर डूबने से तीनों युवकों की मौत हो गई है। नहाने के लिए यहां पर आए थे, गहरे पानी में डूब गए।
और झांसी में एक बार फिर से शासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर गरजा है। मामला मोठ तहसील के पूंछ थाना क्षेत्र का है, जहां पर कस्बे में नहर विभाग के नाम से दर्ज जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 11 जून को सभी अवैध दुकान बनाने वाले दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके दुकानदार दुकान खाली करने को तैयार नहीं थे। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है और साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं कि आगे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।